नमस्कार और आदाब मेरे सभी दोस्तों को आपके दोस्त और रहनुमा इरफान की तरफ से। एक उर्दू शेर है बहुत मशहूर शायर रहबल का, और शेर कुछ यूं है। रोशनी बाटली उभरे हुए मीनारों ने, पस्त जर्रों के मुकद्दर में वही रात रही। मतलब ये है कि नूर, इल्म का नूर, दौलत का नूर बढ़ गया है उन लोगों में जो ऊंचे मीनारों में रहते हैं, यानी जो खुशकिस्मत हैं और जिन्हें उन चीजों तक पहुंच है उन्होंने आपस में बांट लिया, और बाकी के लिए वही अंधेरा है। नूर से दूर, इल्म से दूर उनकी किस्मत जिन तक ये रोशनी नहीं पहुंचती। तो मैं उन लोगों को बहुत बहुत खुशकिस्मत समझता हूं जिन्हें ज्योतिष के इल्म और इस साइंस तक पहुंच है। और कम से कम अब तो हालात बदल रहे हैं, वक्त बदल रहा है, वरना आज से 15-20 साल पहले तक बहुत कम लोगों को ये दौलत, ये इल्म, ये रोशनी हासिल थी। और मेरे नाम इरफान से ही पता चलता है, बहुत खुशकिस्मत रहा कि जब मैं बच्चा था 13-14 साल का, तो मेरे घर और मोहल्ले का माहौल ऐसा था कि मुझे इस इल्म तक पहुंच मिल गई। और मेरा बहुत तर्क वाला दिमाग और खुद किसी मजहब से सीधे ताल्लुक न होना, इसने मुझे ज्योतिष और इसके इल्म को बहुत तर्क से देखने में मदद की, बल्कि बहुत आलोचनात्मक नजर से। और जब कुछ समझ नहीं आता था तो मैं और गहराई में उतर जाता, जड़ तक पहुंचने की कोशिश करता। और यहाँ मेरा मूल नक्षत्र में पैदा होना, मूल मतलब जड़, इसने मुझे ज्योतिष की गहराइयों में उतरने और सीखने में मदद की। और ये भी मेरा ईमान, मेरी किस्मत, मेरा नसीब है। तो मैं ज्योतिष की तरफ बढ़कर अपना नसीब जी रहा हूँ, और मैं आपको अपनी दास्तान सुनाता हूँ। और मेरी दास्तान आज के टॉपिक से जुड़ी है, जो है भृगु बिंदु, या जैसे इसे आमतौर पर डेस्टिनी पॉइंट भी कहते हैं। तो जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैं मैनेजमेंट की तरफ गया, MBA किया और फिर IBM, बैंक ऑफ अमेरिका, टाटा जैसी कंपनियों में काम किया और मैनेजमेंट कंसल्टेंट बन गया। आज भी मैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ और बहुत सफर करता हूँ और अपने प्रोग्राम, प्रोजेक्ट आदि चलाता हूँ। लेकिन कहते हैं न कि आप ज्योतिष को नहीं ढूंढते, ज्योतिष आपको ढूंढ लेता है। मेरे साथ भी यही हुआ। जब मैं बहुत छोटा था, ज्योतिष ने मुझे ढूंढ लिया और फिर कभी छोड़ा ही नहीं। तो ऑफिस में मैं बहुत प्राइवेट इंसान था, किसी को नहीं बताता था कि मैं ज्योतिष करता हूं, क्योंकि मैं ऑफिस में कोई बाबा नहीं बनना चाहता था। लेकिन मेरे निजी दायरे में जो भी मुझे जानता था, दोस्त, दोस्तों के दोस्त, परिवार, बड़ा परिवार, सब जानते थे कि मैं ज्योतिष में हूं। और मैं न्यूमरोलॉजी, हस्तरेखा आदि में नहीं था। तो वो हमेशा मुझसे संपर्क करते और मैं मना नहीं कर पाता था। तो ये तरह तरह के उदाहरण, केस स्टडी मुझे बहुत कुछ सिखा गई। और सीखते सीखते एक ही दायरे के दोस्तों से, रिसोर्सेस से और उन सभी पुराने ग्रंथों जैसे बृहत पराशर, होरा शास्त्र या जातक तत्व, चंद्रिका या फलदीपिका, बृहत संहिता या रावण संहिता को पढ़ने और समझने तक मैं पहुंचा। मैं कम से कम 60, 70, 80, 100 किताबों के नाम ले सकता हूं जिन्हें मैंने गहराई से पढ़ा, समझा। और समझ लीजिए, मैंने लगभग सारा इल्म खुद में घोल लिया है, अंदर ले लिया है। तो उस इल्म तक पहुंचने मेरी मदद की। और कई बार मेरी रीडिंग या वीडियोस में भी मैं हमेशा पुराने श्लोक उठाता हूं, क्योंकि वही मेरे इल्म का सोर्स है, बजाय सिर्फ बातें करने के या किसी से कुछ सुनकर सिर्फ उसी के बारे में बोलने के। तो भृगु बिंदु मेरे साथ कैसे जुड़ा? अब पहले तो समझते हैं भृगु बिंदु है क्या। भृगु बिंदु या डेस्टिनी पॉइंट आपकी कुंडली में राहु और चंद्रमा की जगह के बीच का पॉइंट है। तो आप राहु से शुरू करके चंद्रमा की तरफ बढ़ते हैं। तो चंद्रमा जहां भी बैठा है, राहु और चंद्रमा के डिग्री के फर्क का जो बीच का पॉइंट है, वही आपका भृगु बिंदु है। तो अगर राहु आपकी पहली राशि में है और चंद्रमा चौथे घर में है, तो भृगु बिंदु पहले और चौथे घर के बीच कहीं होगा, यानी दूसरे या तीसरे घर में। तो आप राहु और चंद्रमा के बीच की डिग्री का फर्क देखकर उसे आधा करें और देखें कि वो पॉइंट कहाँ पड़ता है, और वही आपका भृगु बिंदु है। अब मेरे लिए, मैं कर्क लग्न वाला हूँ। कर्क लग्न मतलब मेरे लग्न का मालिक चंद्रमा है। अब मेरा चंद्रमा छठे घर में बैठा है। छठा घर, जिसे रिपु भाव भी कहते हैं, कुंडली में बहुत बहुत जरूरी घर है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये दुस्थान है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ये सेवा का घर है और ये अर्थ भाव भी है। और क्योंकि ये अर्थ भाव भी है, सेवा का घर, और एक और बहुत जरूरी बात, छठा घर 10वें का 9वां है।
9वां घर कुंडली में सबसे शुभ घर है, ईमान और किस्मत और मजहब और रूहानियत का घर। छठा घर 10वें का 9वां है, तो 10वें घर की कमाई या 10वें घर की किस्मत जो कर्म भाव है, वो आपका छठा घर यानी अर्थ भाव है। तो कार्य की सेवा से मिलने वाली कमाई प्लस ये अर्थ भाव भी है, मतलब आपको इससे फायदा भी होता है। तो 10वें का 9वां कमाई, ये अर्थ भाव भी है, जो मतलब मटीरियल गेन, पोजीशन, और छठा घर सेवा का, तो मतलब आप सेवा से कमाते हैं, सेवा से फायदा पाते हैं। ये 10वें घर की किस्मत भी है। तो छठा घर सबसे अहम घर है क्योंकि ये सेवा का घर है। बृहत संहिता कहती है, अनजात जन्मांतर कृत कर्म पुषा शुभा, मतलब इंसान के सफर के दौरान एक शगुन उसके पिछले जन्म के किए धरे कर्मों, अच्छे या बुरे, के फल का पता देता है। तो एक इंसान को एक शगुन दिया जाएगा न सिर्फ उसके पिछले कर्म के बारे में, बल्कि इस जन्म में उससे क्या उम्मीद है। और ऋषि भृगु एक खास श्लोक के जरिए इसकी तफसील देते हैं, जहां वो कहते हैं कि जन्म कुंडली में छठे भाव का मालिक जहां बैठा है, या छठे घर के ग्रह इस जन्म के उन बाकी बचे कर्मों की तरफ इशारा करते हैं जिन्हें पार करके ही अगले जन्म के चक्र में जाया जा सकता है। ये वो रुकावट है जिसे इस जन्म में साफ करके मिटाना ही होगा। ये वो चीज है जो हमेशा आपकी तरक्की को रोकेगी और इस जन्म में आपका पीछा करेगी। तो इस जन्म और पिछले जन्म के कर्म को साफ करने में, इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, छठा घर और छठे भाव का मालिक बहुत अहम हो जाता है। तो मेरे लग्न का मालिक चंद्रमा कर्क में है। चंद्रमा छठे घर में बैठा है, लेकिन ये किस राशि में बैठा है? ये धनु राशि में बैठा है, जो एक और बहुत रूहानी भाव है, एक रूहानी राशि। और तो क्या अहम है? ठीक है, भृगु बिंदु मेरा लग्न का मालिक छठे घर में है, और छठे घर का मालिक गुरु है, जो मेरे चौथे घर में बैठा है। लेकिन मेरा भृगु बिंदु कहाँ है? मेरा राहु मेरे 8वें घर में है, और मेरा चंद्रमा छठे घर में है, यानी बिल्कुल उल्टे सिरे। तो अगर आप 8वें से दूरी देखकर गिने, तो 8वें से आप 9वां घर, 10वां घर, 11वां, 12वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, और फिर आप छठे घर तक पहुंचते हैं। तो आप चंद्रमा से 8वें तक, राहु तक नहीं गिनते, जो छठे से 8वां है, आप राहु से चंद्रमा तक गिनते हैं। तो आपको लगभग 9 घर पार करने पड़ते हैं मेरे चंद्रमा तक पहुंचने के लिए। तो राहु से चंद्रमा तक अगर आप दूरी कैलकुलेट करें और फिर बीच का पॉइंट ढूंढें, तो मेरा मिड पॉइंट या मेरा भृगु बिंदु मेरे लग्न में ही है, आरोहण में ही, जो कर्क राशि है। तो मेरा भृगु बिंदु मेरे लग्न से जुड़ा है, जिसका मतलब है कि मेरी किस्मत, पूरी जिंदगी जिस चीज में मैं लगा रहूंगा, वो मेरी किस्मत भी होगी, जो मेरे लिए एक खुशकिस्मती की बात है। बहुत लोग सोचते हैं कि भृगु बिंदु बस वो एक काम है जो आप करते हैं, या वो एक किस्मत वाली चीज जो आप इस दुनिया में करने आए हैं। मैं ऐसा नहीं मानता। मेरा मानना है कि भृगु बिंदु आपके लाइफ गोल, आपके जिंदगी के मकसद से हमेशा जुड़ता रहता है। अगर आप वो नहीं कर रहे जो आपसे ताल्लुक रखता है, जो आपसे उम्मीद की गई है, तो ये आपसे कम एक चीज तो निकलवाएगा ही। तो अगर आपसे स्कूल बनाने की उम्मीद है, तो ये आपसे कम एक स्कूल तो बनवाएगा। लेकिन अगर आप इसे बड़ा गोल बना लें, अपनी जिंदगी का मकसद बना लें, तो आप शायद 100, 200, 500 स्कूलों की विरासत छोड़ जाएं, और आप सीखने से बहुत बड़े पैमाने पर जुड़ सकते हैं। तो मेरा भृगु बिंदु लग्न में होने की वजह से मेरी पूरी जिंदगी इल्म और सीखने और बांटने की तरफ समर्पित रही है, या उस तरफ बढ़ी है। और मेरा लग्न क्या है? कर्क, जिसका मतलब है दूसरों की देखभाल, पालना, दूसरों की सेवा करना। और मेरा लग्न का मालिक छठे घर में बैठा है। तो मेरा भृगु बिंदु मेरे लग्न के मालिक से बहुत मजबूती से जुड़ा है, और मेरा लग्न का मालिक भी छठे घर में धनु राशि में बैठा है। तो मेरा डेस्टिनी पॉइंट मेरे लग्न के मालिक से जुड़ा है, और मेरा लग्न का मालिक सेवा के छठे घर से जुड़ा है, जो मुझे मेरे करियर से भी जोड़ता है, क्योंकि ये 10वें का 9वां है, तो जो मुझे किस्मत और तकदीर भी देता है अगर मैं सेवा करूं जो मेरे भृगु बिंदु से जुड़ी हो। अब मेरा छठे भाव का मालिक कहाँ है? जहां मेरा लग्न का मालिक बैठा है, छठे भाव का मालिक गुरु है, क्योंकि धनु राशि है, और ये तुला के चौथे घर में बैठा है। तुला रिश्तों की राशि है, तो मतलब रिश्ते बनाना, कनेक्शन बनाना, और कनेक्शन के जरिए, रिश्तों के जरिए
छठे घर की सेवा के जरिए लोगों की सेवा करना और गुरु से जुड़ना, सीखने, समझदारी, काउंसलिंग के जरिए। गुरु मतलब काउंसलिंग भी, तो गुरु बनना और काउंसलर बनना रिश्तों के जरिए, लोगों से कनेक्शन के जरिए। चौथे घर के मामलों में चौथा घर क्या है? आपकी खुशी, आपका दिल का सुकून, आपकी मटीरियल कमाई। तो ये सब चौथा घर इन पहलुओं से दर्शाया जाता है। दिल का सुकून, खुशी और आपकी मटीरियल कमाई, मकान, गाड़ी वगैरह। लेकिन क्या अहम है, आपका चौथा घर आपका मोक्ष भाव भी है और आपको मोक्ष पाने में मदद करने वाला भी। अब चौथा घर, 8वां घर और 12वां घर, ये तीनों घर मोक्ष के घर क्यों हैं? मोक्ष मतलब छोड़ना और जाने देना। अब जब आप इस दुनिया से जाते हैं तो कैसे जाते हैं? आप आमतौर पर 3 तरीकों से ही जाते हैं। 99.9% लोग ऐसे ही जाएंगे। या तो आप घर पर सोते में चल बसते हैं, या बैठे बैठे और पता चलता है कि कुछ हो गया, आप चल बसे। या आप हॉस्पिटल भागते हैं और वहां आप चल बसते हैं। तो अगर आप घर पर जाते हैं, चौथा घर, हॉस्पिटल, और आप हॉस्पिटल में जाते हैं, 12वां घर, तो चौथा घर और 12वां घर अपने आप मोक्ष घर बन जाते हैं। या आप अचानक किसी अनहोनी हादसे में, एक्सीडेंट में चल बसते हैं, और कौन सा घर हादसों और अचानक घटनाओं का प्रतीक है? 8वां घर। तो आप बाहर कहीं एक्सीडेंट में चल बस सकते हैं। इसीलिए चौथा घर, 8वां घर और 12वां घर मोक्ष के घर है। तो छठे भाव का मालिक चौथे घर में बैठा होने का मतलब है कि मैं लोगों की मोक्ष में, या मोक्ष को सही करने में, या उन्हें उनके मोक्ष की तरफ, या उनकी किस्मत की तरफ, उनके जिंदगी के मकसद की तरफ रास्ता दिखाने में भी मदद करता हूँ। अब आप पाएंगे जहां भी आपका भरेगू बिंदु है, वो बिल्कुल राहु से जुड़ा होगा और अप्रत्यक्ष रूप से केतु से जुड़ा होगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो कोई दिक्कत है। क्यों? क्योंकि राहु दर्शाता है कि आप इस दुनिया में क्या करने आए हैं, इस दुनिया में किस चीज पर फोकस करने आए हैं। केतु दर्शाता है वो सब जो आपने पिछले जन्म में पहले ही कर लिया है। तो इस जन्म में आपको वो करना है, खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए। तो अगर केतु आपके दूसरे घर में बैठा है, तो इसका मतलब आपकी कमाई, जो भी पैसा या बचत, वो आपके लिए नहीं होगी, वो परिवार के लिए होगी। क्योंकि केतु दूसरे घर में है, परिवार के लिए। तो आप इसे अपनी बीवी के लिए कर सकते हैं, बच्चों के लिए कर सकते हैं, किसी और के लिए कर सकते हैं, लेकिन खुद के लिए नहीं करेंगे। और मैंने पाया कि मैं ऐसा ही करता हूँ। मिसाल के तौर पर, अगर मुझे कपड़े खरीदने होते तो मैं अपने लिए बहुत महंगे कपड़े नहीं खरीदता, लेकिन अपनी कमाई से अपनी बीवी के लिए बेस्ट खरीदता, या बच्चों के लिए बेस्ट। मेरी जिंदगी ऐसी ही रही है, बहुत सादगी भरी, लेकिन मैं अपने परिवार के लिए बेस्ट चाहता हूँ। तो मेरी सारी कमाई और बचत मेरे लिए नहीं है, क्योंकि केतु मेरे दूसरे घर में बैठा है, लेकिन वो मेरे परिवार के लिए रही है। अब क्योंकि मेरा राहु 8वें घर में बैठा है, ये कुंभ राशि में बैठा है। कुंभ राशि मतलब सीखने और 8वें घर के मामलों, राज, ज्योतिष का इल्म, छुपा हुआ इल्म को गहराई से समझने और वहां फोकस करने का भी इस्तेमाल करती है। तो मेरा जिंदगी में बहुत हद तक फोकस इल्म को खोद कर निकालने पर रहा है, चाहे वो मैनेजमेंट के जरिए हो या ज्योतिष के जरिए। और कुंभ बड़े समाज, बाहर के लोग, दुनिया, बड़ी संस्थाओं को दर्शाती है। तो मैंने बड़ी संस्थाओं में काम किया है और उसके जरिए अपनी किस्मत की सेवा की है। और राहु के 8वें घर में होने से इल्म निकालने, सीखने और गुरु की तरह बाहर लाने और लोगों की मदद करने से। तो मेरा राहु मेरे 8वें घर में बैठा अपने 9वें दृष्टि से मेरे गुरु को भी देखता है, और गुरु यानी गुरु चौथे घर में बैठा मेरे राहु को देखता है, जो 8वें घर में बैठा है। तो आप देखिए कि कितनी खूबसूरती से मेरा राहु मेरे गुरु से जुड़ा है, जो मेरे लग्न के मालिक यानी चंद्रमा से जुड़ा है, जो मेरे लग्न से जुड़ा है, और लग्न मेरी किस्मत से जुड़ा है। तो आप हमेशा पाएंगे जहां भी भरेगू बिंदु है, वो किसी न किसी तरह आपकी कुंडली में राहु से जुड़ा होगा, और वहां गुरु और शनि से भी कोई न कोई कनेक्शन होगा। शनि क्यों? क्योंकि शनि एक कर्मिक इक्वलाइजर है। तो शनि आपको उसी दिशा में चलाता रहेगा, शनि आपको उसकी तरफ इशारा करेगा। कई बार शनि की दशा और अंतर्दशा के दौरान आप पाएंगे कि कुछ होगा, कोई उथल पुथल आएगी, और वो आपको आपकी किस्मत की दिशा में धकेल देगी। लेकिन कई बार हम उस पॉइंट को नजरअंदाज कर देते हैं और हम उस दिशा में जाना नहीं चाहते,
हम उसी दिशा का पीछा करते रहते हैं जिसमें हम जाना चाहते हैं। हम उस इशारे, उन निशानियों को नजरअंदाज कर देते हैं जो कुंडली देती है। कई बार हम महीनों, कभी कभी सालों तक बेरोजगार रहते हैं, लेकिन हम सिर्फ वही करना चाहते हैं। हम नहीं देखना चाहते कि हम और क्या कर सकते हैं, क्या चीज हमें एनर्जी देती है। कई बार हम वहां शौक या जुनून विकसित कर लेते हैं जहां हमारा भरेगू बिंदु बैठा है, लेकिन हम उसका पीछा नहीं करना चाहते क्योंकि हम सोचते हैं, अरे ये तो मेरा शौक है, ये मेरा काम नहीं है, ये वो चीज नहीं है जो मुझे रोजी देती है, तो हम वो करना नहीं चाहते। तो मैं ये नहीं कह रहा कि बस अपने जुनून का पीछा करो, बल्कि ये सुनिश्चित करो कि आप उस जगह भी योगदान दें जहां आपका भरेगू बिंदु है। समझो कि आपका भरेगू बिंदु कहाँ है। इशारे ये होंगे, ढूंढो कि आपका भरेगू बिंदु कहाँ है। देखो राहु से कनेक्शन, या उस पर दृष्टि, या भरेगू बिंदु के मालिक से जुड़ो, या अपने लग्न के मालिक से जुड़ो। कहीं न कहीं कनेक्शन बनेगा, मैं वादा करता हूँ। और शनि और गुरु भी किसी न किसी तरह शामिल होंगे। केतु शामिल होगा आपको रिसोर्सेज तक पहुंच देकर, लेकिन खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए। तो मिसाल के तौर पर केतु मेरे 5वें भाव का मालिक है। मेरी 5वीं राशि वृश्चिक है। केतु वृश्चिक राशि का मालिक है और दूसरे घर में बैठा है। तो 5वां घर धर्म का घर भी है। तो धर्म दूसरे घर, कमाई के घर से जुड़ जाता है केतु के जरिए। और मेरे कुछ योग भी हैं। मिसाल के तौर पर मेरा मंगल मेष में बैठा है, प्लस मेरा एक रुचक पंच महापुरुष योग है, और मेरा धर्म कर्माधिपति योग भी है। तो धर्म कर्माधिपति योग मतलब आप अपने धर्म को अपना कर्म बना लेते हैं और आप धर्म से, रूहानियत से कमाते हैं। तो ये तीसरी चीज है जो आप करते हैं। पहली, ढूंढो कि आपका भरेगू बिंदु कहाँ है। फिर देखो कनेक्शन, कौन सा घर, कौन सी दिशा ये आपकी तरफ इशारा करता है। तो अगर भरेगू बिंदु दूसरे घर में है, तो ये मत सोचो कि आपका सारा फोकस बस परिवार पर है। ऐसा नहीं है। देखो राहु से कनेक्शन, देखो ये किस दिशा में इशारा कर रहा है। देखो गुरु और शनि से कनेक्शन, देखो लग्न के मालिक से कनेक्शन, देखो जहां भरेगू बिंदु बैठा है उस राशि के मालिक का स्वामी कहां बैठा है। तो अगर तुला लग्न है और आपका भरेगू बिंदु दूसरे घर के वृश्चिक में है, तो देखो आपका मंगल कहां बैठा है। तो ये दूसरा कनेक्शन है जो आप देखते हैं। तो देखो आपका भरेगू बिंदु कहां है। देखो उस राशि के लग्न के मालिक का स्वामी कहां बैठा है। जिस राशि में भरेगू बिंदु बैठा है उस राशि का मालिक, और देखो क्या कनेक्शन ये राहु से बना रहा है। फिर देखो आपके क्या योग है, क्योंकि योग आपको भरेगू बिंदु की दिशा में इशारा करने और बढ़ने में मदद करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम योग देखते हैं, क्या मेरे पास राज योग है, क्या मेरे पास लक्ष्मी योग है, और दौलत के लिए, मटीरियल गेन के लिए योग देखते हैं, क्या मेरे पास सियासी ताकत के लिए योग है। तो हम बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, लेकिन हम उन योगों को अपने भरेगू बिंदु से नहीं जोड़ना चाहते। आपके योग आपके भरेगू बिंदु से जुड़े होंगे, और आपके बहुत से योग आपको इसलिए दिए गए हैं ताकि आपका डेस्टिनी पॉइंट हासिल हो। और इसीलिए हमारे बहुत से राज योग हमारे लिए कुछ नहीं करते, क्योंकि हम उनका सही इस्तेमाल नहीं करते। तो अगर आप सचमुच जिंदगी में अच्छा करना चाहते हैं, अपना मोक्ष सही करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी के मकसद को सचमुच जीना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं जो आप इस दुनिया में करने आए हैं, दिल का सुकून पाना चाहते हैं, असली खुशी पाना चाहते हैं, एक विरासत छोड़ जाना चाहते हैं, तो ढूंढो कि आपका भरेगू बिंदु कहाँ है। राहु और चंद्रमा के बीच की दूरी का मिड पॉइंट। देखो उस राशि के मालिक के कनेक्शन कहाँ है। देखो राहु से कनेक्शन, देखो कैसे योग, आपके अलग अलग योग जुड़ते हैं। और देखो ये किस दशा से जुड़ता है, क्योंकि उन दशाओं के दौरान आपको सबसे ज्यादा मौका मिलेगा कि आप कृपया अपने अपने भरेगू बिंदु ढूंढें, देखें कि ये आपके जिंदगी के मकसद से कैसे जुड़ता है, राहु के जरिए और उन दूसरे कनेक्शन के जरिए जो मैंने बताए, और योग के जरिए। और अगर आपको मेरी मदद चाहिए अपने जिंदगी के मकसद को समझने में, कि आपका भरेगू बिंदु किस तरफ इशारा कर रहा है, आपकी क्या किस्मत है, आपको कहाँ सेवा करनी चाहिए, किस दिशा में, तो आप नीचे दिए गए लिंक में मेरी ईमेल आईडी पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको पता चले जब मेरे नए वीडियो आते हैं।
और कृपया इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी जान सकें कि उनकी जिंदगी का मकसद क्या है, अपना भरेगू बिंदु कैसे ढूंढें और जिंदगी में कैसे आगे बढ़ें। और अगली मुलाकात तक ये रहा आपका दोस्त और रहनुमा इरफान, साइनिंग ऑफ। चाओ।